नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जनगण मन 24/7 के सभी दर्शकों को बिहू, पोंगल, संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज बात करेंगे राहुल गांधी के उस भाषण की जो कल उन्होंने दिल्ली के सीलमपुर इलाके में दिया था। और कल एक तरीके से दिल्ली की जो राजनीतिक लड़ाई है उसका ब्यूगल कल राहुल गांधी ने बजाया। और बजाते हुए कोई, अगर आप ध्यान से देखें तो कोई नई बातें राहुल गांधी ने नहीं कही है। अपनी विचारधारा की लड़ाई में जितनी बातों को वो कहते आए हैं उन्होंने पुरजोर तरीके से उसको कहा। लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने अरविंद केजरीवाल को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी को एक ही तराजू में तौला है, उससे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का जो सोया हुआ काडर था दिल्ली का, वो वाकई में जग गया कल के उनके भाषण से। कल जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिली है। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस इस बार सफल हो पाएगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी को उतनी ही बराबरी से डेंट करने में और उनको इंपैक्ट करने में? क्या उनके वोट बैंक में कांग्रेस इस बार सेंध लगा पाएगी? क्योंकि कल अगर आप भाषण आप सुने तो राहुल गांधी ने शीला दीक्षित को याद किया। शीला दीक्षित के समय में जो भी विकास कार्य हुए थे उनको भी याद किया है। तो कांग्रेस इस बार एक उम्मीद से दिल्ली के मैदान में उतरी है और कल का राहुल गांधी का भाषण उस लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कल जो राहुल गांधी का भाषण था, कल हमने एक लाइव भी किया था रात को जब उनका भाषण खत्म हो गया। लेकिन अब कांग्रेस के ही एक नेता से समझेंगे कि राहुल गांधी के उस भाषण के वाइडर मीनिंग क्या है, उसका जो लार्जर इंपैक्ट है वो किस तरह से। इस समय हमारे साथ कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जुड़ रही हैं। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और शुरुआत इसी से करूंगी कि कल जो राहुल गांधी का भाषण था, राहुल गांधी का जो भाषण का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, और खासकर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के लिहाज से? नीलू जी, माघ बिहू, उत्तरायण और मकर संक्रांति की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की जो कोर विचारधारा है उसको अपने बहुत मुखर रूप में सामने रखा। कांग्रेस की शुरुआती विचारधारा से ही जो सिद्धांत रहे हैं, वर्चस्ववाद और सर्वोदयवाद, ये दो चीजें थी। कांग्रेस गांधी जी के सर्वोदय को मानती आई, जिसमें गांधी कहते हैं कि ये एक जंतर है, यानी कि एक मंत्र है या एक तावीज है कि जो सबसे आखिरी में खड़ा गरीब व्यक्ति है वो भी भारत को अपना देश समझे और उसे ये लगे कि ये जो भारत का निर्माण है इसमें मेरा भी हाथ है। तो कांग्रेस की सारी नीतियां अलग अलग समय में, आप पंचवर्षीय योजनाएं देख लीजिए देश की आजादी के बाद से जो थी। जब 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद ऐसा लगा कि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना तक अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए हैं, तो बीच में गैप आता है और फिर 3 साल के बाद दोबारा लागू होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि राहुल जी ने जो कहा उसके कोर में यही था कि हम सबके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, चाहे उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, सवर्ण, सारे लोग, उनका सम्मिलित भारत होगा। और दिल्ली में भी हम वही करना चाहते हैं जो कांग्रेस की नीतियां रही हैं शुरुआती दौर से। कांग्रेस जैसी रही है, मैंने देखा है कि राहुल गांधी जी लगातार उसी पर इम्पैक्ट करते आए हैं। और चूंकि मैं राजनीति में थोड़ी देर से आई नीलू जी, तो आज जब मैं सोनिया जी के पिछले सारे काम देखती हूँ, जब वो अध्यक्ष बनी थी तब से लेकर, और उनके जो सिद्धांत देखती हूँ, अभी किसी ने, मनमोहन सिंह जी जब नहीं रहे थे तो ये कहा था कि सोनिया जी जब भी कोई कांग्रेस के लीडर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो वो मनमोहन सिंह जी से इंसिस्ट करती थी कि उसका इस्तीफा होना चाहिए। तो इस तरह से कांग्रेस ने कभी पूंजीवाद को तो बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन अपने नेताओं में भी उन नेताओं को हमेशा जवाबदेह बनाया जो अलग अलग विभागों में थे, और कभी उनके ऊपर अगर आरोप लगे हों तो वो किया। राहुल गांधी जी वही बात कर रहे थे। और जहां तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक तराजू पर रखने का सवाल है, तो ये तो अब दिखने लगा है। शुरुआती दौर में जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करी थी, लेकिन आप देखिए कहां से आए थे अरविंद केजरीवाल। अन्ना आंदोलन से। अन्ना आंदोलन को कौन सपोर्ट कर रहा था? विवेकानंद फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अजीत डोभाल। अब आप देखिए किरण बेदी हो गई, जनरल वीके सिंह हो गए, बाबा रामदेव हो गए, ये सारे लोग आज बीजेपी में या बीजेपी के सपोर्टर हैं।
और उधर अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, ये सारे लोग वहां पाए जाते थे। तो ये लोग आम आदमी पार्टी बना लेते हैं। तो एक दोनों का लक्ष्य एक था, कांग्रेस की सुव्यवस्थित रूप से चलती हुई सरकारों को उखाड़ फेंकना, चाहे वो शीला दीक्षित जी की सरकार हो, चाहे वो यूपीए की सरकार हो। तो राहुल गांधी जी उस चीज को अब सामने लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी समझ में तो आता था, लेकिन उनको शब्द देने का और मुखरता देने का काम कल राहुल गांधी जी ने किया है। जी। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने अदानी को भी अटैक किया, और मैं उनकी स्पीच सुन रही थी, तो अदानी के को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम इस तरीके का देश नहीं बनाना चाहते हैं, कांग्रेस उस तरीके का देश नहीं बनाना चाहती जहां पर एक ही बिजनेस ग्रुप की मोनोपोली हो, और उन्होंने तमाम चीजें गिनाई कि आप ही की सीमेंट, आपका पोर्ट, सब कुछ आपका हो। तो कल दिल्ली की जनता को क्या उन्होंने ये बताया कि अदानी एक तरीके से काफी सक्रिय है दिल्ली के चुनाव में, और उनकी भाषण को सुनकर यही लगा कि उनको ऐसा लग रहा है कि अदानी इस बार फिर से दिल्ली का चुनाव भी कांग्रेस को डिरेल करने के लिए काफी सक्रिय तरीके से, अब कोई एविडेंस तो है नहीं कि वो पैसा बांट रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं, ऐसा लगता है कि अदानी इस समय दिल्ली के चुनाव में काफी एक्टिव है कांग्रेस को साइडलाइन करने के लिए। हमें भी ऐसा लगता है कि देखिए, जब प्रवेश वर्मा महिलाओं को 1100 रुपए प्रति माह अपने पास से बांटते हैं, ऐसे ही दूसरे एक और नेता बीजेपी के करते हुए नजर आते हैं। तो इन नेताओं के पास पैसों की खान है, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। ये भी माना जा सकता है उनको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। अब अडानी है इसके पीछे, या वो खुद भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करवा रही है, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन दिल्ली की जनता को भी समझ में आता है, जिस तरह से बॉम्बे में धारावी का पूरा प्रोजेक्ट अडानी के पास चला गया, और अडानी इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी बॉम्बे को, महाराष्ट्र का चुनाव किसी तरह से जीतना चाहती थी, तो वो हुआ। इसी तरह से दिल्ली में शकूर बस्ती है, सीलमपुर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां जो ऐसे लैंड पर है जो दिल्ली का मेन, दिल्ली के अंदर आता है। क्या पता, कौन कह सकता है कि अडानी का उनके ऊपर निगाह ना हो। राहुल जी यही बताना चाह रहे थे कि आज प्रधानमंत्री आपको चाबी थमा रहे हैं 1600 घरों की, लेकिन कल को जब अडानी के हित की बात होगी, तो वो चाबी तो क्या, वहां बुलडोजर चलाने से हिचकेंगे नहीं। तो राहुल जी ने बहुत क्लियर ये बात कहा है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, मेरे ये नॉलेज में है और अधिकृत रूप से मेरे अपने नॉलेज में है, कि एक दिल्ली के कविवर कहलाते हैं, वो आजकल बड़े चर्चा में है बहुत बहुत कारणों से। कभी भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेलते हुए दिखते हैं, कभी पूरी तरह से फिल्म वालों के ऊपर आघात करते हुए दिखते हैं। तो उनको राज्यसभा की सीट चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को सीट दी जो एक पूंजीपति था, जो एक कारोबारी था। उस व्यक्ति को हमने कभी ऐसे मंचों से बोलते जनप्रतिनिधि के रूप में देखा ही नहीं। तो राज्यसभा का टिकट भी उसे दिया जाता है जो पार्टी का फंड देता है। तो अरविंद केजरीवाल को कभी हमने अडानी के बारे में दो शब्द कहते हुए नहीं सुना है। अरविंद केजरीवाल उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें वो खुद एक शीश महल बना लेते हैं और प्रधानमंत्री को कहते हैं तुम राजमहल बना रहे हो। कुल मिला के आप ये देखिए तो सही कि नहीं, तो लोगों अनु जी, क्या आपको मन में क्या ये एक है, मन में आपके डाउट, या आपको ऐसी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं अदानी केजरीवाल की कैंपेन को भी फंड कर रहे हैं, क्योंकि उससे एकमात्र ऑब्जेक्टिव सिद्ध होता है और वो है कांग्रेस को साइडलाइन करना। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं अडानी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने लगातार 28 साल तक खारिज किया है। केजरीवाल एक शुरुआती दौर में जो हमने उनको देखा था, वो कहते थे कि मैं अपने आप को, पहले तो कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों वगैरह की कसम खा लेते थे। वो बहुत ही घटिया गिमिक था, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन आने वाले समय में हमने देखा है कि नाटक में उन्होंने कोई कमी नहीं की। जब वो कोई काम कर नहीं पाते हैं तो एलजी का नाम लगा देते हैं। मंशा नहीं है उनकी, ऐसा दिखता है। जब वो उन्होंने शराब नीति बनाई तो एक शराब की बोतल के साथ दूसरी फ्री की बात की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ये तक बात की कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लक्ष्मी और गणेश का फोटो भी हमारी करेंसी पर लग जाना चाहिए। तो वो, मुझे जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी मानते हैं, इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी बनियों और ठाकरों की ज्यादा चलने वाली पार्टी है।
और उसका एक उदाहरण मुझे ऐसा लगता है कि सीएम आतिशी मारलीना, जो पहले आतिशी मारलीना थी, अब आतिशी सिंह हो गई हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी में ब्राह्मणवाद और बनियावाद चलता है, यहाँ पर ठाकुरवाद और बनियावाद चलता है। इसीलिए शायद कभी भी अडानी की बुराई करते हुए हम अरविंद केजरीवाल को नहीं पाते। उसके बाद जो लग्जूरियस हाउस है उसकी बात कर लें। और एक और चीज है, आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दौर में काम किया, जैसा कि उन्होंने बताया भी, और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन का मीडिया आया, उन्होंने भी देखा, लोगों तक इसका प्रचार किया। उसके बाद वो केवल ब्रांडिंग के शिकार हो गए। केवल ब्रांडिंग, उस पे उनके खर्च देखिए कितना ज्यादा वो किसी स्कीम को बढ़ावा देते हैं। उनके यहाँ महिलाओं को देख लीजिए, महिला को वो कहते हैं कि वो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, मतलब खुद ही एक महिला को इस तरह से कर रहे हैं। और आतिशी खुद, जैसे भरत चरण पादुका लेके चढ़े थे तो वो कुर्सी बाजू में रख के आती हैं। तो ये सारे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को ड्रामेटिक्स में अगर हम 98 नंबर देंगे तो आम आदमी पार्टी को 100 में से 100 देने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों की बात करने के बजाय वो हमेशा कभी विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं, कभी दूसरे तरह की नौटंकी करने लग जाते हैं। तो जो कांग्रेस ने तीन टेन्योर में 15 साल में जिस दिल्ली को धुएं प्रदूषण से मुक्त किया था, केरोसिन एक तरह से खत्म करने की का काम किया था, उस सबको आम आदमी पार्टी के इस 10 सालों में प्रदूषण की हालत आप देख ही रहे हैं। आए दिन हमारी चर्चा वैश्विक मीडिया में भी होती है कि कैसे हमारे दिल्ली का जो स्तर है वो बहुत ही खराब है। कनाडा के स्तर से 50 गुना ज्यादा। एक बात कहने की है, ये केवल एक तुलनात्मक रूप में। तो अरविंद केजरीवाल पूंजीवाद से प्रभावित व्यक्ति लगते हैं, और लोगों को ये फ्री बिजली वगैरह की जो बात करते हैं वो करके खाली एक बार दो बार उन्होंने प्रभावित किया, लेकिन इस बार तो लोगों को देखिए ना, वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली को बनाने में केजरीवाल का कोई हाथ नहीं है। आज आप देखिए निकासी की व्यवस्था, आप देख लीजिए साउथ दिल्ली में बार बार जरा सी बारिश होती है पूरा पानी साउथ दिल्ली में भरने लगा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो जो भी नालियों की व्यवस्था थी, जो निस्तारण की व्यवस्था थी, उस पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। सिर्फ जो उस ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने जो जल भराव से बच्चों की मौत हो गई, एक और उदाहरण है कि दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया। आप कहीं चले जाइए, कहीं आपको बिजली के तार जो है उनका गुत्थम गुत्था ना दिखे। पुरानी दिल्ली हो, नई दिल्ली हो, हर जगह आपको दिखेगा कि गलत तरीके से लोग आज भी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल ने एक भयंकर मार्केटिंग करके सत्ता जरूर हथियाई, लेकिन दिल्ली के लिए वो राहत नहीं ला सके। लेकिन आपका क्या अनुमान है, जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस की है इस बार दिल्ली को लेकर, इस बार 70 में से, मैं ये तो सीधा नहीं कहूंगी कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं भी उसके आसपास आने की स्थिति में इस बार कांग्रेस लग रही है, जिस तरीके की तैयारियां हैं? हमारा जो वोट परसेंट 4% पर चला गया था, वो कम से कम 20 से 30% ऊपर आएगा। ये एक रियलिस्टिक व्यू मुझे लगता है, क्योंकि मैं पिछले 6-7 महीने से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भी देख रही हूँ। लगातार वो जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सुबह से कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा नवंबर दिसंबर में चली, और उसके भी पहले से जागरूकता अभियान अलग अलग जगहों पर चला। स्कीम्स जो हमने दी हैं, महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना, स्वास्थ्य के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लोगों को पूरी तरह उनका दोहन करते हैं। छोटी से छोटी बीमारी हो उनको वो ज्यादा बड़ा उसका खर्च बता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिलीवरी के लिए भी, एक कोई लेडी जाती है तो उसको जबरदस्ती सर्जरी कराते हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर कांग्रेस जब ये कहती है कि 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलेगी, और वहां कोई कंडीशनल बात नहीं है कि ये केवल इन्हीं महिलाओं को मिलेगी या ये केवल इतने ही आय वर्ग को मिलेगी, सभी उसका लाभ उठा सकते हैं। युवा जो कि बेरोजगार हैं, जिनके लिए रोजगार नहीं बना सकी, ना तो आम आदमी की सरकार बना सकी, ना बीजेपी, तो खैर छोड़ ही दीजिए, तो उनको हमने स्टाइपेंड देने की बात की है कि उनको, जिससे वो अपने एग्जाम्स दे सकें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकें, कहीं आने जाने का ट्रैवल कर सकें इंटरव्यू के लिए। तो वो सारी चीजें हैं जो एक एक करके कांग्रेस ने लॉन्च की है। हमारी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जहां हमने कर दिखाया है, वो आए थे, उनसे हमने योजना लॉन्च कराई। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे हमने योजना लॉन्च कराई। तो इन सब चीजों का कारण सिर्फ ये है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हम कर सकते हैं, जो हमने कर दिखाया है, वही हम वादा कर रहे हैं।
और झूठे वायदे जनता से नहीं कर सकते। दिल्ली देश की आपने बड़ी राजधानी है। इम्पोर्टेंट बात कही। आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि जो आपका वोट शेयर 4% पर पहुंच गया था, इस बार आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 20 से 25% तक वो वोट शेयर आएगा। तो ये जो 20 से 25% वोट शेयर जिसकी आप बात कर रही हैं कि वो बढ़ेगा, आई एम श्योर इट विल कम एट द एक्सपेंस ऑफ डेंटिंग, एट द एक्सपेंस ऑफ आम आदमी पार्टी, या फिर दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ये दोनों को इम्पैक्ट करेगा। मैं अपने ही छोटे से व्हाट्सएपीय अनुभव से आपको एक चीज बता रही हूँ कि यहाँ के जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूरा असला लेकर टूट पड़ते थे, अब वो बातें नहीं कर रहे हैं। किसी ने, अभी मुझे 2 लोगों ने अलग-अलग समय पर लिखा कि राहुल गांधी जी बहुत परिपक्व नज़र आते हैं राजनैतिक रूप से। तो ये लोग वो हैं जो कन्फ्यूज़्ड लोग थे, जिनको देश के इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन अच्छे-अच्छे पदों पर थे ये लोग। तो और उनमें से 1-2 मैं वेटरन्स को भी देखती हूँ, फौज के जो वेटरन्स हैं, 1-2 तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भई अगर आपकी पार्टी अलग से लड़ती, तो हम आके कांग्रेस को वोट देते, लेकिन हमारे यहाँ आपके गठबंधन के कारण आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार खड़ा है, हम उसको तो वोट नहीं देंगे। तो ऐसा मैंने लोकसभा चुनाव के समय में सुना था। तो मुझे लगता है कि चावल के एक दाने से चावल का पूरा पकना समझ में आता है। तो जो मैंने 20 से 25% यहाँ 30% तक की बात की, वो उसी को देखते हुए की कि लोग बाग आजकल लिखने लगे हैं, ये चीज कहने लगे हैं, उद्गार उनके आने लगे, क्योंकि उनको समझ में आया बीजेपी ने जो भी कुछ कहा, करा तो कुछ भी नहीं है, वो लोग देख रहे हैं। तो और अरविंद केजरीवाल ने जो भी कुछ बहुत ज्यादा कहा, अब आप देखिए, एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर कितना श्रूड हो सकता है कि उसने कैग रिपोर्ट आई तो उसका डिस्कशन ही डिले कर दिया। क्यों डिले कर दिया? क्योंकि पता है प्रशासनिक सेवा में रहे हैं तो जानते हैं कि डेफर कर दो एक स्ट्रेटेजी के तहत, या जो मुद्दा है, डिस्कोर्स है, उसे डिफ्लेक्ट कर दो, बात कुछ और करने लग जाओ, जहां मर्जी हो वहां विक्टिम कार्ड खेलने लग जाओ। फिर मोदी जी के पास कितने जूते हैं, कितने उनके पास सूट है, उसकी बात करने लग जाओ। तो जब उनकी तरफ उंगली उठती है तो वो चीजों को इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी करती है। काम नहीं करना है, जिसे हम कहते हैं कि खर्चा 12 आना, काम 1 रुपए का भी नहीं, मतलब काम 25 पैसे का भी नहीं, खर्चा 12 आना। तो वही करती है भारतीय जनता पार्टी भी, वही करती है आम आदमी पार्टी भी। जी। लेकिन जो पूरी मिलाकर जो अगर ये बैटल है, इस बार एक त्रिकोणीय बैटल नजर आ रही है, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी और बनाम कांग्रेस। ये जो ट्रायंगुलर फाइट है, आपको लगता है कि क्या ये हंग असेंबली में भी तब्दील हो सकता है? कुछ लोग इसकी भी बात करने लगे कि हो सकता है त्रिशंकु सरकार दिल्ली में बन जाए। तो ऐसे में क्या सिनारियो बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? जब भी त्रिशंकु सरकार की स्थिति बनेगी, उस समय मेरा ऐसा अनुमान है कि बीजेपी तो सामने से लोकतंत्र का विरोध करती है, संविधान का विरोध करती है। हम लोकसभा चुनाव में उन्हीं पार्टियों के साथ हमने गठबंधन किया था, जो संविधान की बात करती हैं, जो ऊपरी तौर पर कम से कम ये बताती हैं कि लोकतंत्र के साथ हैं। तो अगर ऐसी कोई संभावना आती है, तो फिर इंडिया गठबंधन वाली बात सामने आ सकती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। पार्टी ने इस बारे में इस वक्त कोई वक्तव्य नहीं दिया है, क्योंकि जब वो होगा तब उस समय कैसी, जैसे मैंने कहा कि देश काल परिस्थिति और लोगों की इच्छाओं के मद्देनजर हम एक तरफ से कोई निर्णय नहीं लेते। हम देखेंगे कि उस समय लोग क्या सोच रहे हैं, परिस्थितियां कैसी है, उस हिसाब से उसका निर्णय पार्टी जरूर लेगी। लेकिन आखिरी सवाल बस करूंगी अनुमा जी कि कुल मिलाकर जो राहुल गांधी की स्पीच है, और कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कल उस स्पीच का क्या संदेश आपके हिसाब से गया है? मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके दिमागों में, दिलो दिमाग में पहले से चल रहा था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिमाग में तो ये बात है कि आम आदमी पार्टी हमें ना केवल डेंट कर रही है, लेकिन उसने एक तरह से चमकीला आवरण चढ़ाकर सिर्फ सत्ता हथियाने की बात की है। जब जब नियत की बात आती है कि एलजी से लोहा लेना है, हमने आम आदमी पार्टी को उस तरह से आगे बढ़ते नहीं देखा है। तो ये हमारे कार्यकर्ता पहले से कह रहे थे। आप देखती होंगी बार बार कुछ ऐसे बयान वायरल हो जाते थे, हमारे कुछ दिल्ली के बड़े नेताओं के भी बयान वायरल हुए, जिसमें वो आम आदमी पार्टी को कुछ कहते थे और उसके बाद शांत हो जाते थे।
तो कल जो राहुल गांधी जी ने पिच सेट कर दी है, लोग समझ गए हैं पार्टी की विचारधारा जो है उसी पर कायम रहना है, और जो भी, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, अगर वो देश के लोकतंत्र की विचारधारा को डीरेल कर रहा है, पूंजीपतियों की तरफ सामने से नहीं पीछे से झुकाव कर रहा है, तो उन सब का खुलासा कल राहुल गांधी जी ने सामने से किया है। और हमारे कार्यकर्ता अब इस बात पे निश्चिंत रहेंगे कि उनका स्टैंड क्या होगा। उनको कांग्रेस की वही जनहितकारी योजनाओं के बारे में लोगों से बात करनी है, और आम आदमी पार्टी ने जो एक पूरा नैरेटिव गढ़ा और उसके बाद भी कुछ सच में नहीं कर दिखाया, उसको उनको भी उसका खुलासा करना है। तो मुझे लगता है बहुत साफ मैसेज गया है। लेकिन अनुभा जी, क्या ये एक मैसेज पूरे देश में भी गया कल की इस रैली के में कि ठीक है हमने हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार लिया होगा, लेकिन कांग्रेस अभी भी सक्षम है कि वो अकेले अपने दम पर लड़ाई कर सके, और ये अकेले की लड़ाई का भी एक तरीके से क्लैरियन कॉल उन्होंने दिया है कि भाई अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी है, ठीक है जरूरत पड़ेगी तो हम राज्यों में गठबंधन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक अकेली लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए, और उस अकेली लड़ाई का इंडिकेशन कल शायद राहुल गांधी की स्पीच में मिला है। क्या आप अग्री करती? बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में अपना एक कमिटमेंट था कि हम हर महिला को 1000 रुपए की मदद देंगे, जो उसने पूरा नहीं किया, तो वो भी लोग, हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसके बारे में भी बात कर रहे थे। पर अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आपने जनता से किया हुआ वादा नहीं निभाया है, तो हम आपकी आलोचना करेंगे, मुखर होकर करेंगे, आपका विरोध भी करेंगे। ये एक मैसेज गया है। और जहां पर इशू आता है संविधान और लोकतंत्र का, तो वहां पर अगर हमें किसी को साथ लेना चाहिए, तो हम लेंगे वो लोग जो प्रत्यक्ष तौर पे संविधान और लोकतंत्र के साथ होने की बात करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो वो हम हमेशा करेंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र का रहना, इस देश में संविधान का बचा रहना सबसे प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे अहम मुद्दा है, और वो हमेशा रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू अनुमा जी ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।